Hey dear students, here we are going to cover the previous year question of physics. See, ये आपका पेपर है शिफ्ट 1 का 26 जून 2025 का. अभी हम लोग को PYQ करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस बार 2026 के एग्जाम पे नेगेटिव मार्किंग है एंड ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग आपको पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना ही पड़ेगा, एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा. दैट्स व्हाई आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, now covered. These are the crash course. If you want to join, you can only for the 199 rupees classes चल रही है. आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, वहां भी कर सकते हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वोल्टाज एक्सपेरिमेंट की बात है. Why was Volta's experiment with dissimilar metals and moist conductor significant in the concept of electrostatic potential? ठीक है, कि ये जो धातुओं और नम चालक के साथ वोल्टा का प्रयोग महत्वपूर्ण क्यों था? It proved all the living tissue generate electricity, और it shows electric potential. It demonstrates the electric potential differences between can be maintained chemically. That is the option number C. ठीक है. Now the electric field due to a point charge. Direct question है. Electric field due to a point charge known as what? मतलब point charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? फॉर्मूला याद करो, इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. दैट इज क्या हुआ आपका? आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या आएगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जी, फिर देखो 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट में हमने प्लेस किया है. एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम द नेट इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? ठीक है, मिड पॉइंट में इनका नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? देखो दोनों क्षेत्र की अगर हम डायरेक्शन देखें तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी, मतलब ये डायरेक्शन होगा प्लस क्यू का और ये डायरेक्शन होगा आपका माइनस क्यू का. तो इस डायरेक्शन से होती है और जब ये जुड़ेगी तो क्या किसकी तरफ जाएगी? डायरेक्ट टुवर्ड्स माइनस क्यू की तरफ. ठीक है, सी वाला. फिर देखो the amount of energy dissipated per unit time in a current carrying conductor is known as what? ठीक है, dissipated होने वाली एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा गया तो पावर से फॉर्मूला लगाइए. पावर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम, एंड इफ एनर्जी बाय टाइम देन इक्वल्स टू बी व्हाट? पावर. ठीक है, सो now a factory receives 100 kilowatt of electric power through a transmission line with a resistance दिया हुआ है 5 ohm. ठीक है, 100 किलोवाट दिया हुआ है आपका. If the transmission voltage is doubled without changing the power requirement of the factory, what happens to the power loss of the transmission line? क्या होगा देखो जरा. ट्रांसमिशन वोल्टेज दुगनी करने पर पावर लॉस कितना होगा, यही पूछा ओवरऑल क्वेश्चन. तो पावर लॉस का फॉर्मूला लगाइए. पावर लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर स्क्वायर आर एंड पी इक्वल्स टू बी आई. ठीक है, और इसको कैसे लिख लेंगे? अब देखो अगर वोल्टेज दुगना है तो आपका करंट कितना हो जाएगा? हाफ. करंट हो जाएगा हाफ. इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ? पावर लॉस इक्वल्स टू आई बाय क्यू का स्क्वायर कैपिटल आर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 1/4. ठीक है, आई स्क्वायर. हाँ, अभी चेक करो क्या हुआ आपका. इट विल बी 1/4 आई स्क्वायर आर. ठीक है, तो इट बिकम्स द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल. ठीक है, यहाँ से अभी तक हमें न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं शिखासी. There are n number of turns in an ideal toroid. ठीक है, let r be the average radius of the toroid and n will be the number of turns per unit length. Then the magnetic field inside the toroid पूछा है. ठीक है, toroid के अंदर का magnetic field क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला याद करिए. B equals to mu naught ni upon 2 pi r. देखो जरा आंसर नंबर 8. फिर देखो what does a negative magnetic susceptibility indicate about a material? अगर कोई नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है तो मैं ये बोलूंगी ये जो मेरा फेरोमैग्नेटिक होगा, ये जो मेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मेरा क्या होगा? इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू तो ये हमेशा कैसी होती है? डाई मैग्नेटिक. ठीक है, दैट्स व्हाई आपको क्या होगा? डाई मैग्नेटिक. फिर देखो अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर मूविंग स्पीड दिया है 7 मीटर पर स्क्वायर perpendicular to a magnetic field of intensity 0.9
वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज व्हाट। ठीक है, मोशनल ईएमएफ निकालो पहले। मोशनल ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बीएलवी। ठीक है, तो 0.9 आपका दिया हुआ है। ठीक है, और आपका क्या दिया हुआ है 0.4 आपकी लेंथ दी हुई है, और वोल्टेज आपका दिया हुआ है कितना, सॉरी स्पीड आपकी दी हुई है आपकी 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 2.52 वोल्टेज। ठीक है, इट विल बी ए ऑप्शन। फिर देखो, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 200 टर्न्स। देन द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी ऑफ 120 ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ द फ्लो है 10 एम्पियर का। अब पूछा था वोल्टेज एंड करंट इन द सेकेंडरी आर। ठीक है, वोल्टेज करंट दोनों पूछा है। तो आप देखो ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ट्रांसफार्मर के लिए ये आपका हो जाएगा, देखो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, और ये हो जाएगा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। ठीक है, अभी देखो ये मेरा फाइंडिंग दिख रहा है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपका वोल्टेज 120। ठीक है, और आपकी करंट फ्लोइंग कितनी दिख रही है 10 एम्पियर की। ठीक है, 10 एम्पियर मतलब ये आपका ये दिख रहा है 200 टर्न्स, ये आपका दिख रहा है 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स देखो, सेकेंडरी 200 और ये आपका दिख रहा है 100। ठीक है, तो इसको कैरी करो जरा, ये आपका हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा अप्रॉक्स करता 240 10 to the 24, इट विल बी ऑफ 240 वोल्ट। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये हो जाएगा आपका वीपी और आईपी, ये हो जाएगा आपके वीएस और आईएस के इक्वल्स टू में। अब जरा निकालो, ये आपका दिया है 120 इंटू 10, और ये सेकेंडरी में निकालना होगा 240 तो आपका ये करंट सेकेंड करंट हो सेकेंडरी। ठीक है, तो 120 आपका हो जाएगा 1200, और आपका 240 तो अप्रॉक्स से आपका आ जाएगा कट पिट के समझो 5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो मेरा ये निकल गया 240। ठीक है, वोल्टेज, और करंट मेरा निकल गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन। फिर देखो एलसीआर सीरीज का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है 40 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 25 ओम, और इम्पीडेंस निकालना है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे एलसीआर के लिए, z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा आर दिया हुआ है, देखो डायरेक्टली आप निकाल लो 10 का स्क्वायर, ये दिया है मेरा 40 माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स निकल जाएगा 10 स्क्वायर का 100, और ये मतलब ओवरऑल अगर ऑप्शन देखिए कैलकुलेटर करके देखें तो ये मेरा टोटल अप्रॉक्स कितना आएगा, समथिंग 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, वेव प्रोपेगेशन के दिया है। ईएम वेव में इनकी डायरेक्शन किस टाइप की रहेगी। ठीक है, देखो जरा इसका कॉन्सेप्ट अगर समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मेरा दोनों ही ई भी और बी भी, ये दोनों भी किसके परपेंडिकुलर रहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज के। ये भी क्या रहेंगे मेरे डायरेक्ट डायरेक्टली आपके कौन से रहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर ई एंड बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज के, ये भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगी, ई is perpendicular to B, that is magnetic, and it is also perpendicular to direction of propagation, that is option B. Getting? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ पे आप इसको कर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, in Young's double slit experiment, if the wavelength of light is doubled and slit separation is halved, then fringe width क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है रिमेन अनचेंज, डबल, क्वाड्रपल्स और हाफ्स। देखो इसका फॉर्मूला पहले याद करो। देखो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा आपका, वेवलेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट अपॉन डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। अभी डायरेक्टली अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, अभी मेरा गिवन क्या क्या है, डबल्ड हो गया है,
वेवलेंथ और सेपरेशन हाफ हो गई है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लूंगी, ये हो गई है मेरी कितनी, डबल वेवलेंथ, और मेरी हो जाएगी स्लिट आपकी हो गई है dy/2, हाफ बोला इन्होंने, ये क्या है मेरा गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अगर सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूं तो ये जो मेरा फ्रंट वेट रहेगा ये हो जाएगा आपको 2y। ठीक है, डबल अगर हो गई तो, और ये मेरा की, और मेरा डिस्टेंस ये जो मेरा हो गया कितना हो गया d/2, तो मैं इसको लिखूंगी 2 लैम्डा d इंटू 2 अपॉन d, तो मेरा हो जाएगा 4 lambda, that is wavelength 1, so it will be equals to 4 of range, getting। तो ये अभी मेरा कैसा हुआ, बताओ जरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, इट मीन्स 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रपल्स। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देखो जरा, ये जो मेरा मिरर वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, बताएं जरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा सही नहीं है। पढ़ो जरा पूरे क्वेश्चन कि क्या क्या आपके इसमें दिख रहा है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी रहेगी, एक तो वर्चुअल रहेगा, ठीक है, और अपराइट रहेगा, ठीक है, और कैसा रहेगा, वर्चुअल मतलब अपराइट मतलब इरेक्ट, और या तो फिर डिमिनिस्ड रहेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसे में देखो वर्चुअल भी है, डिमिनिस्ड भी है, अपराइट भी है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड नहीं हुआ। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। फिर देखो which of the following produced a concave mirror real image, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी इन्फिनिटी पॉइंट पे है तो वो इमेज कैसी बनाएगी, इसे याद रखना पॉइंट को, वो इमेज बनाएगी हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगी, कब, फोकस पे, एट फोकस। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, किसी फोकस पर रखा है वो, ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म में होगी, इन्फिनिटी पे, कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। एक पॉइंट और याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस एंड मिरर के बीच में है, ठीक है, तो मेरी क्या फॉर्म होगी, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, इसे पॉइंट नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f में रखा है, ठीक है, फोकल लेंथ में, तो मेरी हमेशा रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म तो होगी लेकिन कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन एफ एंड सी में। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट। चलो क्या पूछा है, व्हाट इज रियल इमेज प्रोड्यूसिंग द, देखो देखो जरा, अब इतना सब मिला हो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखो बियॉन्ड 2f। ठीक है, जी बात। फिर क्वेश्चन देखो, which of the following phenomena could be not explained by the classical theory of light, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से देखो इन्होंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, फिर रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया है, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया है, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, आंसर नंबर सी। फिर देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक के हिसाब से ये आपका E इक्वल्स टू एच वी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि एनर्जी जो ट्रांसमिट होगी अब्सॉर्ब होगी डिस्क्रीट पैकेट्स में होगी, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स क्वांटा या फोटॉन्स में होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये यही इन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि जो आपकी जो फोटॉन्स की तरह आपकी एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन देखो, which of the following statement correctly explain the contraindication between classical magnetic theory and observed atomic spectra that led to the Bohr's postulate, इनके हिसाब से इन्होंने पूछा गया है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती थी, वो प्रेडिक्ट करती थी कि जो आपके जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी शो करेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग एनर्जी एमिट करेंगे, और दे शुड लूज एनर्जी, हमेशा ये एनर्जी लूज करेंगे कहाँ से, स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपकी दो लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि एक तो लूज करेंगे एनर्जी और स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आंसर विल बी 2। दैट्स व्हाई कि आपको थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी। Why does a doping pure silicon crystal and phosphorus drastically increases conductivity? ठीक है, क्या रीजन है इसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का, क्यों, क्योंकि चलो क्यों, क्योंकि देखो फॉस्फोरस के पास आपके क्या होंगे,
ये जो मेरा फॉस्फोरस है इसके पास मेरे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कोवेलेंट फॉर्म करने के लिए 4 फॉर्म होंगे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कैरियर की तरह। इसका मतलब क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, फ्री कैरियर की आपकी जरूरत पड़ेगी फॉर द मिनिमल एनर्जी आउटपुट। पर देखो विच आर द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन अ ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला ऑप्शन, हाँ देखो जरा, हाई इम्पीडेंस लो आउटपुट इम्पीडेंस। आप देखो पहले से समझो, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये आपका सब कुछ हाई, करंट जो आपका गेन करेगा ये भी हाई, ठीक है, वोल्टेज जो आपका गेन करेगा ये भी हाई, दोनों ही आपका हाई फॉर्म पे होगा। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट गेन, ठीक है जी वाला। फिर देखो, चलो ये थे आपके क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से इस बार ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन है इसका लेवल हम बोलेंगे मॉडरेट टू टफ, पेपर इजी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ। यहाँ पे आपको तैयार रहना होगा कि हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड, थ्योरी, न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आई थिंक, ठीक है। यहाँ से आपकी प्रेडिक्शन लगा पाएंगे। तो अगर आपने बोला है कि लीनियर स्टडी करके चल जाएंगे, नहीं, पर आपको एटलीस्ट अपने अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आपकी थ्योरी, आपके पोस्टुलेट्स जो क्वेश्चन आए वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, 2026 के लिए रेडी रहिए। 10 तारीख को पेपर है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। टेलीग्राम की मैं सारी अपडेट इस चैनल पे देते जाऊंगी, ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट्स इस पे दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से पढ़ो।